एपिसोड 41 लेकर आ गया हूँ सिटी लॉट का। सैली बोलती है, जब यूफी और ली मुझे खोजने आए थे, मैं उस समय अपने बीमार मास्टर के साथ बाहर में थी। फिर कुछ समय के बाद मैं ओली किंगडम वापस आ गई। मुझे जैसे ही इस बारे में पता चला, मैं सैग्नेट सिटी आ गई। आपका शुक्रिया, आपकी वजह से मैं ओली किंगडम से बाहर आ पाई हूँ। टोनी फैमिली के लोगों को आपके ताकत से बहुत ही डर लग रहा था, इसलिए वो लोग मुझे रोकने का हिम्मत नहीं किया। और मुझे यहाँ पर आकर पता चला कि वो लोग मिनिस्ट्री ऑफ साइंस में काम करते हैं, इसलिए मैं वहाँ पर जा रही थी देखने के लिए, लेकिन मुझे रोक दिया गया। और उसी समय मुझे ये लड़की मिली जो मेरी बहुत ही मदद की। बेस बोलती है, कोई बात नहीं मैडम, मैं यूफी की बहुत ही अच्छी दोस्त हूँ, आप मुझे बेस बोल सकती हो। ल्यू बोलता है, आपको इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, पहले आराम से बैठ जाइए, मैं अंकल ली और यूफी को यहाँ पर बुलवाता हूँ। निकोले बोलती है, मैडम ये लीजिए चाय पीजिए। सैली बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया। मीरा बोलती है, क्या मैं जाकर अंकल और ल्यूफी को बुला लूँ क्या? मैं गाड़ी से बहुत ही ज़्यादा स्पीड में दौड़ सकती हूँ। ल्यू बोलता है, कोई बात नहीं, मैं भेज दिया हूँ गाड़ी लेने के लिए उन्हें। सैली ल्यू को देखते हुए अपने मन में बोलती है, ये बहुत ही जवान है, जैसा मैं सोची थी ये इससे बहुत ही अलग है। जब मैं ओली किंगडम से सैग्नेट सिटी आई थी, मैं बहुत ही बढ़िया एयरशिप देखी थी जो बहुत ही बड़ा था। ये सिटी बहुत ही ज़्यादा साफ है और यहाँ के लोग भी बहुत ही बढ़िया है और सभी स्पीशीज लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे से रहते हैं। मुझे लगा कि जिसके पास इंग्लॉय को तबाह करने का ताकत है वो कोई मिडिल एज का बुरा इंसान होगा। अगर मैं अपने आंखों से देखती नहीं तो मुझे कभी भी विश्वास नहीं होता एक कंट्री को एक जवान लड़का चला रहा है, और इसीलिए ली और यूफी यहाँ पर रह रहे हैं। शायद उन्हें यहाँ पर रहने में बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तभी अंकल ली वहाँ पर आ जाता है, बोलता है, हे सैली। यूफी अपने मन में बोलती है, क्या ये सही में मेरी मम्मी है? अंकल ली बोलता है, तुम अपनी मॉम को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी ना, जाओ जाओ अपनी मम्मी से मिल लो। फिर यूफी जाकर गले लगा लेती है और बोलती है, मॉम। सैली बोलती है, ओ मेरी यूफी, तुम तो बहुत ही बड़ी हो गई हो, तुम्हें मेरी वजह से बहुत ही कुछ सहना होगा ना। यूफी बोलती है, मॉम मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे नहीं लगा था कि मैं आपको कभी देख पाऊंगी। तभी बेस बोलती है, मुझे अपने बहन का बहुत ही याद आ रहा है। ल्यू बोलता है, ठीक है, जब उनका काम खत्म हो जाएगा तुम जाकर देख लेना, और या फिर तुम उसे यहाँ पर बुला लेना, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। बेस बोलती है, सही में ये तो बहुत ही बढ़िया है। ली बोलता है, आपका शुक्रिया यंग मास्टर, आपकी वजह से हमारा फैमिली एक हो पाया है, मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा आपके लिए। ल्यू बोलता है, अंकल ली अब ऐसा कुछ मत करिएगा, अब हमारे साइंस टेक्नोलॉजी के ट्रेजर हो, अगर आप मेरी वजह से कुछ हो गया आपको तो सारे क्राफ्टमैन प्रोटेस्ट करेंगे। ली बोलता है, यंग मास्टर सही में आप बहुत ही मजाक करते हो, वो लोग कभी भी ये कर नहीं सकते हैं। यूफी बोलती है, हाँ पापा तो हमेशा उन्हें सिखाते रहते हैं, जो मुझे लग रहा है कि यंग मास्टर सही बोल रहे हैं। सैली अपने मन में बोलती है, क्या लॉर्ड ल्यू सही में बहुत ही अच्छी इंसान है, मैं कभी देखी नहीं हूँ कि कोई मैजेस्टी ड्वार्फ से इतना फ्रेंडली बात कर सकता है। तभी एक ऑर्डर आके बोलती है, मास्टर डिनर रेडी हो गया है, चलो खाते हैं। सैली बोलती है, जबकि आप खाना खाने वाले हो अब हमें चलना चाहिए। ल्यू बोलता है, मैडम मैं पहले ही बोल दिया हूँ आपको, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग साथ में खाना खाएंगे। सैली बोलती है, लेकिन ये तो गलत है ना। ल्यू उसे पकड़ लेता है, बोलता है, हे इसमें कोई गलत नहीं है, मास्टर हमारे साथ ही खाना खाते हैं। सैली बोलता है, हे ये तो किंग है ना, हे ली तुम किंग के साथ खाना कैसे खा सकते हो? ली बोलता है, चिंता मत करो, यंग मास्टर बहुत ही अच्छी इंसान है और आगे चलकर वो हमारा सन इन लॉ भी बनने वाला है, तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। सैली बोलती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, ड्वार्फ और इंसान शादी कैसे कर सकते हैं, और उसके अलावा ये किंग है और हम लोग क्राफ्टमैन है। ली बोलता है, जब तुम यहाँ पर आ रही थी क्या तुमने देखा नहीं यहाँ पर ऑर्क और इंसान कितने आराम से रह रहे हैं बिना कोई दिक्कत के, और यंग मास्टर ऐसे इंसान नहीं है जो सभी से नफरत करे, और उसके अलावा यूपी उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। सैली बोलती है, ओ इसका मतलब ये हुआ, ठीक है मैं इमेजिन करती हूँ। यूपी बोलेगी, मास्टर हिलो मत, मैं अपना काम करूँगी। फिर ल्यू उसे बिस्तर में गिरा देगा और बोलता है, तुम हिलो मत, अब मैं काम करूँगा। फिर यूफी चिल्लाते हुए बोलेगी, मुझे जाने दो, मुझे ऊपर होना चाहिए। यूफी ये सुन लेती है और बोलती है, मॉम आप क्या बकवास कर रही हो? एनी बोलती है, हे यूफी क्या हो गया तुम्हें? निकोले बोलती है, अगर तुम्हें ये ड्रिंक बहुत ही अच्छा लग रहा है मैं तुम्हें और भी दे दूंगी, तो प्लीज़ आराम से पियो। यूफी बोलती है, नहीं मैं एकदम ठीक हूँ। तभी वहाँ पर ल्यू आ जाता है, बोलता है, उसके ऊपर क्या होना चाहिए? यूफी अपने मन में बोलती है, धत तेरे की, मैं क्या ज़्यादा ज़ोर से बोल दी क्या? फिर वो बोलती है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं सोच रही थी अगर एयरशिप के ऊपर कुछ डाल दिया जाए तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। हाँ मैं यही सोच रही थी। ल्यू बोलता है, मैं तुम्हें कितना बार बोला हूँ खाना खाते समय काम के बारे में ज़्यादा सोचो मत।
सैली बोलती है, योर मैजेस्टी, मुझे आज ली से बहुत ही बात करना है और वहाँ पर यूफी रहेगी तो बहुत ही अजीब लगेगा। क्या आप आज रात को यूफी को अपने साथ रख सकते हो क्या? लियो बोलता है, ठीक है। फिर हमें रात को दिखाया जाता है। यूफी अपने मन में बोलती है, मास्टर मेरा मॉम का बात पर राजी हो गए। मेरी मॉम जो बोल रही थी क्या वो सुन लिया है क्या? और ये कपड़ा फिर हमें कुछ समय पहले दिखाया जाता है। सैली बोलती है, यूफी मैं ये कपड़ा को रेडी की थी तुम्हारे लिए कि मैं तुम्हें तुम्हारा शादी का दिन ये गिफ्ट दूंगी, लेकिन आज का दिन बहुत ही बढ़िया है, तुम इसे पहन लो। यूफी बोलती है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। सैली बोलती है, ये मेरा गिफ्ट है, अगर तुम इसका इस्तेमाल नहीं करोगी फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन उसके नज़र में तुम हमेशा बच्ची ही रहोगी। क्या तुम सही में ये करना चाहती हो क्या? अगर तुम्हें सही में ये नहीं करना है उसे तो ये तो पता करने दो कि तुम बड़ी हो गई हो और हमारी यूफी अब छोटी नहीं रही। यूफी बोलती है, हाँ मॉम सही बोल रही थी, ये पहनने के बाद मास्टर को पता चल जाएगा कि मैं बड़ी हो गई हूँ। तभी लियो बाहर से बोलता है, हे यूफी क्या तुम ठीक हो ना? तुम पिछले 1 घंटे से कमरे के भीतर में हो। यूफी बोलती है, रुकिए मैं आ रही हूँ। तभी वो दरवाज़ा खोल के बोलती है, मास्टर। फिर वो अपने मन में बोलती है, मास्टर का नज़र सही में मेरे शरीर में है। लियो अपने मन में बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे सामने वही यूफी खड़ी है। फिर वो बोलती है, तुम्हारा लाल चेहरा क्यों हो गया? हाँ मैं समझ गया। यूफी बोलती है, नहीं मास्टर ऐसा कोई बात नहीं है। लियो बोलता है, कोई बात नहीं, हिलो मत। यूफी अपने मन में बोलती है, मेरा मॉम का मीटर एकदम काम कर गया, मास्टर सही में अब मुझे चाह रहे हैं। अब ये क्या करने वाला है? मुझे बहुत ही शर्म आ रहा है, मैं आँख बंद कर लेती हूँ। फिर लियो बटन को दबा देता है और बोलता है, तुम यहाँ पर बहुत देर से हो इसलिए तुम्हारा चेहरा इतना लाल हो गया है। चलो ट्राई करते हैं हमारा न्यू सीलिंग फैन। सही में ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैसा लगा तुम्हें? ये बहुत ही बढ़िया होगा अगर सब कोई इसका इस्तेमाल कर पाए। हे यूफी तुम पावर जेनर प्रोजेक्ट बनाने स्टार्ट कर दो, इसके बाद हमारे पास 2 जनरेटर हो जाएंगे। यूफी अपने मन में बोलती है, मैं इस तरह का कपड़ा पहनी लेकिन मास्टर को ये ब्लैक ऑयल के बारे में बात करना है। सही में यंग मास्टर मुझे लड़की की तरह देखते ही नहीं है। फिर यूफी उसे दीवार में चिपका देते हुए बोलती है, ये समय नहीं है ब्लैक ऑयल इंजन के बारे में बात करने का। लियो बोलता है, यूफी तुम्हें क्या हो गया? तभी यूफी लियो को किस करने वाली होती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है जिस कारण वो उसे किस नहीं कर पाती है। फिर वो अपने मन में बोलती है, धत तेरे की, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं छोटी हूँ और मैं इसे किस भी नहीं कर सकती हूँ, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। सही में मॉम क्या सोच रही थी? लियो बोलता है, हे यूफी तुम क्या करना चाहती हो? यूफी बोलती है, नहीं मास्टर कुछ नहीं, मुझे माफ़ करिएगा। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी लियो उसे पकड़ लेता है। यूफी बोलती है, मास्टर आप क्या कर रहे हो? तभी लियो उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। फिर उन दोनों का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। फिर हमें अगले दिन ड्राइंग क्लास में दिखाया जाता है। जेनी सभी को ड्राइंग करना सिखा रही होती है। जेली बोलती है, जेनी टीचर के रूप में काम कर रही है, ये जो सिखा रही है सही में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जेनी का सेल्फ कॉन्फिडेंस अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। जब वो लड़सन में थी सही में उसका बहुत ही हालत ख़राब था। फिर उसे याद आता है जिली उसे बोल रही होती है। जिली बोलती है, क्योंकि मैं नाजायज़ बच्ची हूँ तो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं और मेरा ड्राइंग को भी फाड़ देते हैं, लेकिन मेरा पापा भी मुझसे नफरत करता है, क्या मैं उसका बेटी नहीं हूँ क्या? जिल बोलती है, हे जेनी तुम किंग की बेटी हो, बताओ मुझे कौन बुली कर रहा है तुम्हें, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। फिर वो अपने मन में बोलती है, ये मेरी बहन है जिसे हमेशा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होता है, लेकिन ये एक ही महीना में कितना बदल गई है, लगता है कि इसे अपना गोल मिल चुका है। तभी जेनी उसे देख लेती है और बाहर आने लगती है। जिली बोलती है, बाहर मत आओ, पहले अपना क्लास तो ख़त्म कर लो। फिर जेनी आकर गले लगा लेती है और बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रही थी। जिली बोलती है, मैं तुम्हें बोली ना बाहर मत आओ, तो तुम बाहर क्यों आए? जेनी बोलती है, कोई बात नहीं, वो लोग अभी अपने से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन्हें अभी मेरी ज़रूरत नहीं है। जिली बोलती है, एलिसा मेरे साथ बहुत देर से थी और वो बहुत ही ज़्यादा थक गई है, इसलिए इसे यहीं पर सोने दो। जेनी बोलती है, इसे यहीं पर आराम करने दो, हम लोग कोई और जगह बात करते हैं। फिर वो लोग कहीं और जाते हैं। जिली बोलती है, मुझे बहुत ही चिंता हो रहा था तुम्हारे बारे में, लेकिन लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो। जेनी बोलती है, लॉर्ड ल्यू मेरा बहुत ही मदद की है, वो मेरे एबिलिटी जैसा काम दिए मुझे और वो मुझे पेंटिंग के बारे में बहुत ही कुछ सिखाया है और मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है टीचर बनने का, और ये स्कूल पब्लिक के लिए है और यहाँ पर किसी को भी जुड़ने के लिए पैसा देना नहीं होता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट है, मुझे लगा कि यहाँ पर बहुत ही दिक्कत होगा कि ये लोग मुझे पसंद करेंगे कि नहीं, लेकिन मैं सही में बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ थी। ये ऐसा दुनिया है जहाँ पर सभी का सपना सच हो जाता है।
लेकिन ये अभी इतना काफ़ी नहीं है और लॉ ल्यू ये तरह का स्कूल हर कंट्री में लगाना चाहता है और इसके लिए सभी को ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। वो बोल रहे थे ये तरह का स्किल सभी को सीखना चाहिए। मैं इस तरह का किंग को कभी नहीं देखी हूँ, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे सही में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई और दुनिया में आ गई हूँ। जिनी अपने मन में बोलती है, जिनी हमेशा पहले मेरे बारे में बात करती थी, ये कमीना इंसान मेरे जगह में कैसे आ सकता है। ल्यू, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कितना ताकतवर हो, अगर तुम जेनी को मुझसे दूर रखे मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं जल्दी तुमसे मिलूंगी। फिर वो बोलती है, हे जेनी अब बस करो, तुम कब से उसके बारे में बात किए जा रही हो। आगे चलकर तुम जब भी मेरे साथ रहोगी तुम्हें मेरे बारे में बात करना होगा, तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में बात नहीं कर सकती हो। जेनी शॉक्ड होकर बोलती है, ठीक है। फिर हमें जेनी सिटी को दिखाया जाता है। रेड फिल को देखते हुए अपने मन में बोलती है, जब से ये यहाँ की क्वीन बनी है इनका ध्यान सिर्फ पॉलिटिकल अफेयर में है और ये आर्मी को अभी लीड नहीं कर रही है। मुझे लगा कि ये क्वीन बन के बहुत ही अच्छी रहेगी, लेकिन ये इतना बिजी होती है कि उसके पास सिर्फ 2 से 3 घंटा होता है सोने के लिए। अब खाने का समय हो चुका है, क्या मैं उठा दूँ इन्हें। तभी एक आदमी खाना लेकर आ जाता है, बोलता है, योर मैजेस्टी आपका खाना। फिर जग जाती है और रेड को बोलती है, कोई नया खबर मिला है क्या। ठीक है, मैं खाना खा रही हूँ और तुम मुझे बताओ। रेड बोलती है, योर मैजेस्टी पहले आप खाना खा लीजिए, अगर ऐसे चलता रहा तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा। फिल बोलती है, आर्मी को भी मेरा ज़रूरत है तो मैं जीनी सिटी में ज़्यादा दिन रुक नहीं सकती हूँ, तो यहाँ से जाने से पहले मुझे गवर्नमेंट अफेयर को हैंडल करना होगा और जितनी जल्दी हो सके मुझे बेसिक गवर्नमेंट प्लान बनाना होगा। रेड बोलती है, ठीक है। ब्लैक डिकन आराम से इंग्लैंड सिटी में कब्जा कर लिया है, लेकिन बारिश की वजह से हमारे 100 आदमी मारे गए हैं और साथ ही साथ वो पानी के कारण हमारा खाना भी तबाह हो गया है, इसलिए वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ब्लैक डिकन पूछ रहा है कि वो कुछ दिनों के लिए इंग्लैंड सिटी में रुक जाए क्या। फिल बोलती है, ठीक है, उसे इंग्लिश सेक्टर में रुकने बोल दो। जितना मुझे याद है वहाँ पर टिमोटी भी तो रहती है ना, क्या वो लोग उसे देखा है क्या वहाँ पर। रेड बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, जब हमने आखिरी बार उस पर हमला किया था और टिमोटी कभी भी लोगों के सामने नहीं आई है, वो सिर्फ अपना आर्मी का इस्तेमाल कर रही है स्ट्रैटेजी से। मुझे पक्का लग रहा है कि वो हमसे डर गई है, इसलिए वो बाहर नहीं आ रही है। फिल बोलती है, ये नामुमकिन है, टिमोटी ये तरह का लड़की नहीं है, वो शांत है, इसका मतलब वो अभी बहुत ही बड़ा प्लान बना रही है। अगर उसके बारे में कुछ भी पता चले तुम्हें तो जितनी जल्दी हो सके मुझे रिपोर्ट करना। रेड बोलती है, ठीक है। और अगला खबर है फेब्रो एम्पायर से, ये लेटर मैजिस्ट्री सैंडर से आया है, क्या आप इसे खुद पढ़ना चाहती हो क्या। फिल बोलती है, नहीं तुम ही पढ़ो। रेड पढ़ते हुए बोलती है, सैंडर बहुत ही गुस्सा है जब उन्हें पता चला है कि तुम मरमेड के जाल में फंस गई हो और वहाँ पर लैंड भी नहीं कर पाई, इसलिए वो प्रिंसेस एडी को यहाँ पर भेजे हैं और ये लेटर के हिसाब से प्रिंस एडी यहाँ पर कुछ दिनों में आ जाएंगे। फिल अपने मन में बोलती है, एडी मेरे पापा का पहला बेटा है और उसका एबिलिटी मेरे से बहुत ही बढ़िया है और मेरे पापा के बाद वही एम्पायर का राजा बनने वाला है। इसे पता चल गया कि वो मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा है। रेड अपने मन में बोलती है, फिल इतना मेहनत करी है कि वो मैजिस्ट्री सैंडर का भरोसा पा सके, लेकिन वो अब प्रिंस एडी को यहाँ पर भेज रहे हैं। ये सुनकर ये सही में बहुत ही दुखी हो जाएगी। फिर वो बोलती है, योर मैजिस्ट्री शायद किंग को पता नहीं होगा कि यहाँ का सिचुएशन क्या है, इसलिए उन्हें चिंता हो रहा है कि आप अकेले लड़ नहीं पाओगी, इसलिए वो प्रिंस एडी को मदद करने के लिए भेज दिए। फिर बोलती है, हे रेड मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो ये बात पर दुखी होता था कि मेरे पापा का फेवरेट वो है, अगर वो यहाँ पर आ गया तो क्या हुआ, मैं यहाँ की क्यों हूँ, वो यहाँ पर आकर मेरे सामने झुकेगा ही। रेड बोलती है, योर मैजेस्टी एक बढ़िया खबर है, जो हमने सैंगनी सिटी से दवाई खरीदे थे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी है और उसका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हुआ है, क्या आप देखना चाहती हो क्या। फिल बोलती है, सही में क्या, ठीक है चलो चलते हैं। फिर कुछ देर में वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एक आदमी बोलते हैं, जो नाइट लोग बहुत ही बीमार थे वो 2 दिन तक दवाई लेकर एकदम ठीक हो गए हैं, जो विज डॉक्टर का थेरेपी था ब्लड को निकालने का वो सही में बहुत ही बेकार है। एक आदमी चेहरा छिपाते हुए बोलता है, प्लीज मुझे मत देखो। फिल बोलती है, हे नाइट क्या तुम ठीक हो ना, नया दवाई लेने के बाद तुम्हारा तबीयत कैसा है। नाइट बोलता है, योर मैजेस्टी अगर हम लोग विज डॉक्टर का बात मानते तो अभी तक हम लोग मारे जाते, लेकिन ये दवाई खाने के बाद हम लोग बहुत ही ज़्यादा ठीक हो गए। फिल बोलती है, और तुम लोग कैसे हो। फिर वो लोग अपना परेशानी बताने लग जाते हैं और बोलते हैं, ये दवाई खाने के बाद हम लोग पहले से बहुत ही ज़्यादा ठीक हो गए हैं। फिल बोलती है, आराम करो तुम लोग जब तक ठीक ना हो जाओ पूरी तरह, और तुम्हें बैटरफील्ड के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
फिर वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, ठीक है मैजिस्ट्री, आप जैसा बोले। वो लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, जैसा बोला जाता है मैजिस्ट्री के बारे में वो वैसा है ही नहीं। हमारी क्यून तो बहुत ही बढ़िया है। मैं ठीक होने के बाद मैं उनकी बहुत ही ज़्यादा मदद करूँगा। रेड ये सब सुनकर अपने मन में बोलती है, चलो अच्छा है कि ये लोग इनसे इतना प्यार करते हैं। फिर बोलती है, हे तुम चलो मेरे साथ। फिर वो लड़का घबराते हुए बोलता है, ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है, अब तो मैं गया, मैजिस्ट्री तो मुझे मार डालेगी क्योंकि मैंने ब्लड निकालने का टेक्निक का इस्तेमाल किया था। फिर वो लोग बाहर चले जाते हैं। फिर चिल्लाते हुए बोलती है, हे विच डॉक्टर, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितने सारे लोग मारे गए हैं। वो लड़का घबराते हुए बोलता है, यो मैजिस्ट्री प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा मास्टर मुझे यही तरीका सिखाया था, मैं सही में ये सब करना नहीं चाहता हूँ। फिर बोलती है, ठीक है मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, ये न्यू मेडिसिन के बारे में तुम रिसर्च करके पता करो। वो लड़का बोलता है, योर मैजिस्ट्री लेकिन ये मेडिसिन बहुत ही अलग है और मुझे पक्का लगता है इसे बनाने में बहुत ही कुछ लगा होगा और इसे बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इक्विपमेंट का ज़रूरत है और मुझे ये सब पता ही नहीं है। फिर बोलती है, तो तुम्हें अपना जान गंवाना पड़ेगा। वो लड़का बोलता है, योर मैजिस्ट्री प्लीज़ चिंता मत करिए, मैं सीख लूँगा, मैं किसी भी हालत में ये दवाई को बना लूँगा। फिर वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है, अब मैं क्या करूँ। नाइट बोलता है, योर मैजिस्ट्री आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हम लोग डायरेक्ट वहाँ से खरीद सकते हैं ना। फिर बोलती है, सही में तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, जबकि हम लोग मुकाबला करेंगे उसमें बहुत ही ज़्यादा लोग घायल होंगे और अगर हम लोग बहुत सारा दवाई खरीदे तो उसे खरीदने के लिए हमें बहुत ही पैसा देना होगा और जैसे ही ल्यू फैंग को इस बारे में पता चलेगा कि उसका दवाई कहीं और जा रहा है तो वो दवाई का एक्सपोर्ट बंद कर देगा। इसलिए मैं बोली हूँ कि इसे बनाने के लिए, नहीं तो इसे मेरा आर्मी बहुत ही खतरे में आ जाएगा। दूसरी तरफ ल्यू बोलता है, मैं ये दवाई का एक्सपोर्ट बंद नहीं करूँगा। एनी बोलती है, क्या हम लोग दवाई का एक्सपोर्ट करते रहेंगे, हालांकि ये दवाई को खरीदने के लिए फॉरेन के लोग लाइन में लगे हुए हैं और साथ ही साथ कंट्री के लोग भी हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हमारे पास दवाई का ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा है। निकोले बोलती है, फिर से तुम लोग खाने के टाइम में बात करने लग गए। मोनिका बोलती है, जब मैं डांस स्टूडियो जा रही थी दवाई खरीदने के लिए, वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हुए थे, इसी कारण वो सारा दवाई बिक जाता है। बेस बोलती है, हाँ मैं बहुत सारे लोगों को पकड़ी हूँ, ये दवाई को वो लोग ज़्यादा प्राइस में बेच रहे थे, उसी वजह से ये दवाई का दाम पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। एनी बोलती है, ऐसा बोला जा रहा है कि फॉरेन के लोग ये मार्केट को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, ज़्यादा दाम में ये दवाई को खरीद कर लोगों के लिए बहुत ही बड़ा समस्या पैदा कर रहे हैं और मेडिसिन का बहुत ही बड़ा एक्सपोर्ट आया है। मुझे लग रहा है कि इसका इस्तेमाल आर्मी के लिए किया जाएगा। ल्यू बोलता है, हाँ तुम सही बोल रही हो। एनी बोलती है, मास्टर ये मैटर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अच्छा होगा कि हम लोग मेडिसिन के एक्सपोर्ट को बैन करा दें। चैन अपने मन में बोलता है, मैं टिमोटी की मदद करना चाहता था, मुझे सही में लगा था कि वार होगा, लेकिन मैं गन और हथियार का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ और मुझे ये मेडिसिन का एक्सपोर्ट को बंद भी नहीं करना है। फिर वो बोलता है, हे एनी तुम जो बोल रही हो वो सही है, अब लगता है कि हमें ये दवाई को भी बंद करना होगा और जो हम लोग हथियार बना रहे हैं उसका भी एक्सपोर्ट को बंद करना पड़ेगा। फिर हम लोग उसके बाद ये स्नाइपर राइफल, बॉम्ब और सब कुछ को इम्प्रूव करेंगे, फिर फैक्ट्री आराम से इसका मास प्रोड्यूस कर सकता है और ये सभी चीज़ वार के लिए एकदम बेहतर होंगे। उसके अलावा हम लोग जहर को कंबाइन करके बॉम्ब में डाल सकते हैं, इससे हम लोग बिना कोई सोल्जर गंवाए हुए पूरे सिटी को तबाह कर सकते हैं, इससे हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा और हम लोग बिना सोल्जर गंवाए हुए पूरे कंटिनेंट में राज कर सकते हैं। लेकिन बायोकेमिकल वेपन का इस्तेमाल करने के बाद वहाँ के सभी लोग मारे जाएंगे और वो ज़मीन एक रेगिस्तान बन जाएगा और जो भी वो हमला से बच जाएंगे वो लोग बीमारी का शिकार हो जाएंगे। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हैन डायनेस्टी के लोगों को ये सहना नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ हमारे लिए बहुत ही बड़ी बेनिफिट वाला बात है। मैं अपना राज्य मिलियन के लाश पर बनाऊंगा और उसके बाद मैं हमेशा के लिए किंग बन जाऊंगा। फ्रे बोलती है, यंग मास्टर बहुत ही ज़्यादा डरावने लग रहे हैं, लगता है कि मास्टर बदल गए हैं। निकोले बोलती है, ये वार सही में बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है। मीना बोलती है, मास्टर इन सभी को मत डराइए। ल्यू बोलता है, ठीक है तो तुम्हें कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस, क्या मैं तुम सभी को डरा दिया था क्या। हे एनी तुम्हें कैसा लगा। एनी बोलती है, मास्टर मुझे माफ़ करिएगा, मैं ये सब बोली थी, मैं नॉर्मल लोगों को शांति से रहने देना चाहती हूँ। ल्यू उसका सर सहलाते हुए बोलता है, एनी मुझे पता है तुम ये सब हैन डायनेस्टी के भले के लिए सोच रही हो, अगर हम लोग दवाई को सेल नहीं करेंगे तो वहाँ के लोग को बहुत ही कुछ सहना पड़ेगा। हम लोग का पहला काम है ये दवाई नॉर्मल लोगों को मिले, अगर वो दुश्मन है फिर भी वो नॉर्मल लोग हैं और वैसे भी पिल बॉक्स में लिखा गया है कि वो दवाई कैसे बनाया जाए
और मुझे पक्का लगता है कोई ना कोई उसे बना ही लेगा। मुझे हैंड डायनेस्टी का मिलिट्री पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। अगर हमारे दुश्मन के पास दवाई भी होगा फिर भी वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। फिर हमें शाम को दिखाया जाता है, बेस बोलती है पाइप पर कनेक्टेड हो गया है सिक्योरिटी डिवीज़न और वो लोग जल्दी से वहाँ पर स्टेशन बना देंगे। यानी बोलती है कि हमें सही में वहाँ पर स्टेशन बनाना चाहिए। यूफी बोलती है चिंता मत करो, ये हमारा सीक्रेट होगा, इसके बारे में कोई भी जान नहीं पाएगा। ल्यू बोलता है ठीक है, ये मीटिंग ख़त्म हुआ। बेस बोलती है चलो आखिरकार ये ख़त्म तो हुआ, मैं यहाँ वहाँ घूम के सही में बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। यूफी बोलती है अब मैं भी वापस जा रही हूँ। चैन बोलता है आज का काम ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पर कोई आने वाला है। बेस बोलती है कौन है वो? तभी वहाँ पर निकोले आ जाते हुए बोलती है मास्टर, प्रिंसेस जीली और एलिसा यहाँ पर आ गए हैं, क्या आप उनसे मिलना चाहते हो क्या अभी? ल्यू बोलता है ठीक है चलो चलते हैं फिर। यानी अपने मन में बोलती है ये सही में बहुत ही अजीब है। फॉरेन के जितने भी गेस्ट होते हैं उन्हें कॉन्सुलेट प्रोसेस में रखा जाता है और मास्टर से मिलने से पहले उन्हें 3 दिन का इंतजार करना होता है। प्रिंसेस जिली तो कल ही आई थी ना, और वो आज यहाँ पर कैसे आ सकती है? क्या मास्टर शादी करने वाले हैं? प्रिंसेस जिली यहाँ की क्यून होगी। दूसरी तरफ जेनी बोलती है एलिसा, मुझे पता चला है कि आखिरी रात जिली मिनिस्टर से बात की थी कि वो मास्टर से मिलना चाहती है। जब मैं पूछी थी इसे कि ये बोली है तुम्हें इस बारे में पता है? एलिसा बोलती है मुझे भी नहीं पता इस बारे में। जिली बोलती है जो लड़का मेरी बहन को चोरी किया मुझसे, मैं उसे बिजनेस में हराऊंगी, फिर जेनी मुझे हमेशा प्यार करती रहेगी। तभी वहाँ पर ल्यू आ जाता है, बोलता है मुझे माफ़ करना, मुझे आने में देर हो गया है। जिली बोलती है कोई बात नहीं, मैं अभी आई हूँ। फिर वो ल्यू को देखकर अपने मन में बोलती है ये लड़का तो सही में बहुत ही जवान है और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी है। धत तिरकी, शांत हो जाओ, ये मत भूलो कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। फिर वो बोलती है हेलो योर मैजेस्टी, मैं लैटसन एम्पायर की प्रिंसेस जिली हूँ, मैं अपने कंट्री की तरफ से आपसे कोऑपरेशन करना चाहती हूँ। ल्यू बोलता है ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ बिजनेस करने में सही में बहुत ही अच्छा लगेगा। यानी अपने मन में बोलती है ओ ये दोनों बिजनेस करना चाहते हैं, चलो अच्छा है कि ये लोग शादी करने के लिए नहीं बोले हैं। जिली अपने मन में बोलती है ये जैसे ही करीब आता है ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है और इसका आवाज़ तो और भी बहुत ही ज़्यादा मीठा है। वो लोग बोलते हैं हे जिली, तुम्हें क्या हो गया? जिली बोलती है चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। ये लीजिए कैटलॉग, मैं सब कुछ बता दी हूँ इसमें सब कुछ लिखा है जो हमें चाहिए, एक बार देख लीजिए। ल्यू बोलता है चिंता मत करो, हैंड डायनेस्टी में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तुम एक बार सैंगडन सिटी के बारे में जान लो पहले, और वैसे भी डिनर का समय हो गया है, चलो जाकर खाते हैं। जिली अपने मन में बोलती है क्या, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है कि ये मेरा कमजोरी के बारे में जान गया है, ठीक है पहले खा लेती हूँ। फिर वो खाना देकर अपने मन में बोलती है ये सही में बहुत ही बढ़िया खाना है, अब मुझे पता चल गया कि जैनी यहाँ पर रहना क्यों चाहती है। ल्यू बोलता है प्रिंसेस जिली ये कोई पार्टी नहीं है, तो तुम आराम से खाना खा सकती हो। जिली बोलती है ठीक है जैसा आप बोले। ल्यू बोलता है ये लॉबस्टर का सेल बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, क्या मैं इसे निकाल दूँ क्या? लेकिन तब तक जिली आराम से निकाल देती है। ल्यू बोलता है प्रिंसेस जिली, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी अच्छी होगी इसमें। एनी बोलती है जैसे तुम सेल को निकाल रही हो, ये करने के लिए सालों का मेहनत होगा। जेनी बोलती है मेरी बहन को खाना बहुत ही बढ़िया लगता है। बेज बोलती है हे तुम लोग बात करना बंद करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगा है, चलो खाना खाते हैं। जिली खाना खाते हुए बोलती है ये सही में बहुत ही बढ़िया है। फिर कुछ देर के बाद बोलती है योर मैजेस्टी, हैंड डायनेस्टी का सभी खाना बहुत ही बढ़िया है, आप सही में बहुत ही अच्छे किंग हो। ल्यू बोलता है इसमें अच्छा किंग बनने का क्या मतलब हुआ? तभी निकोले आ जाते बोलती है हे प्रिंसेस जिली, मैं एलिसा से सुनी थी कि आपको पिज़्ज़ा खाना बहुत ही बढ़िया लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये पिज़्ज़ा बनाई हूँ। जिली बोलती है सभी लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं ना कि तुम पूरी दुनिया में बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बनाती हो। फिर वो खाते हुए बोलती है ये सही में भगवान का खाना है, अच्छा हुआ कि मैं ये ज़िंदगी में ये खा पा रही हूँ। फिर वो निकोले को गले लगा लेती है और बोलती है प्लीज़ तुम मेरे साथ मेरे कंट्री चलो, मैं पापा को बोल के तुम्हारे लिए एक महल बनवा दूंगी। निकोले बोलती है प्रिंसेस जिली प्लीज़ शांत हो जाइए। जेनी बोलती है हे बहन शांत हो जाओ पहले। ल्यू बोलता है एलिसा अगर तुम्हारा खाना हो जाए चलो मेरे साथ। एलिसा बोलती है ठीक है योर मैजेस्टी। फिर वो लोग बातें करने लग जाते हैं। ल्यू बोलता है तो तुम्हें ये ट्रिप में क्या क्या मिला? एलिसा बोलती है लार्सन के नॉवल बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, जब वो लोग ऐसा कुछ देखते हैं जो कभी देखे नहीं है वो लोग बिना कुछ समझे खरीद लेते हैं, जैसे कि कुछ लोग परफ्यूम का 100 बोतल खरीद चुके हैं और यहाँ का सभी सामान नॉर्मल लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। लार्सन एम्पायर के मार्केट से आप लोग बहुत ही पैसे कमाएंगे।
लियो बोलता है चलो लार्सन का काम हमारा खत्म हो गया तुम्हारी वजह से, अगर तुम्हें बुरा न लगे क्या मैं बोल सकता हूँ। एलिसा अपने मन में बोलती है क्या मास्टर मेरे आइडेंटिटी के बारे में पूछेंगे क्या। लियो बोलता है मुझे पता है कि तुम आर्चरी टीम की कैप्टन हो, लेकिन क्या तुम लार्सन एम्पायर की ट्रेड की हेड बन जाओगी क्या। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तुम देख सकती हो, अगर तुम्हें नहीं करना है तो तुम मना भी कर सकती हो। एलिसा बोलती है ठीक है, क्या मैं पूछ सकती हूँ क्या आप लार्सन एम्पायर के अलावा दूसरे कंट्री के साथ भी ट्रेड करना चाहते हो क्या, अगर ऐसा है तो आपका क्या प्लान है। लियो बोलता है मेरा प्लान है सभी सामान का दाम 10% से बढ़ा दूं, तुम जैसा बोल रही हो उससे लग रहा है कि 20% बढ़ा दूं तो ये बहुत ही बढ़िया लगेगा, हालांकि उसके लिए मुझे पहले प्लान बनाना होगा। एलिसा बोलती है मास्टर मुझे जितना याद है ये सभी सामान को तो मर्चेंट को बेचा जाता है ना, और ये सभी का दाम है एकदम फिक्स प्राइस में, अगर हम लोग अचानक से दाम बढ़ा दिए क्या वो लोग खरीदेंगे क्या। लियो बोलते हैं हाँ मुझे पता है कि वो लोग नहीं चाहेंगे कि अचानक से दाम बढ़ जाए, लेकिन बहुत सारी कंट्री को हमारा सामान चाहिए, अगर हम लोग दाम भी बढ़ा दें फिर भी वो लोग खरीदेंगे ही। और ये बताओ क्या तुम प्रिंसेस जिली के साथ रह रही हो ना, उसे कुछ दिनों के लिए सैंगने सिटी में ही रखो। एलिसा बोलती है ठीक है, लेकिन आप मुझे प्रिंसेस जिली के साथ रहने क्यों बोल रहे हो। लियो बोलता है वो यहाँ पर बिजनेस करने आई है, तुम उसे सबसे बढ़िया जानती हो, और ये काम करने के लिए तुम बहुत ही बढ़िया रहोगी, और बहुत ही जल्दी तूफान आने वाला है जो बिल्डिंग पेड़ को तबाह कर सकता है और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को भी मार सकता है। एलिसा बोलती है ये तूफान क्या है, क्या आप रैसल के बारे में बात कर रहे हो जो तूफान और बिजली का देवता है। ये तूफान सिर्फ गर्मी के मौसम में होता है, अचानक से समुद्र का लहर बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाता है और उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग तबाह हो जाते हैं। लियो बोलता है साइंटिफिक नॉलेज से देखो यह भगवान कुछ होता ही नहीं है, सी सरफेस में लो प्रेशर बन जाता है जिस कारण वो गर्मी बढ़ा देता है और उसी से उसका लहर बहुत ही ज़्यादा स्पीड हो जाता है और जल्दी यहाँ पर बारिश होने वाला है। मैं एनी को बोल दिया हूँ कि वो सभी को सावधान कर देगी। ये लो ये किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, तुम इसे पढ़ लेना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये तूफान क्यों आता है। एलिसा बोलती है अब मुझे पता चल गया ये तूफान के कारण समुद्र का पानी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, इसलिए जिले को वापस भेजना ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। ठीक है मैं ये काम को अपनाऊंगी। लियो बोलता है चलो अच्छा हुआ कि तुम ये काम को अपना ली हो। दूसरी तरफ जिले खाते हुए बोलती है ये जिले सही में बहुत ही बढ़िया है, धत तेरे की मैं सही में बहुत ही ज़्यादा खा ली हूँ। निकोले बोलती है कोई बात नहीं, जो मेरा कुकिंग स्किल से बहुत ही खुश होते हैं मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। तभी वहाँ पर लियो आ जाता है, बोलता है बाकी के सभी लोग कहाँ गए। निकोले बोलती है हम सभी लोग बातें कर रहे थे, वो सभी को अभी भी काम बाकी है इसलिए वो लोग चले गए। जिली बोलती है मैं उन लोगों को बोली हूँ अगर आपको काम है तो चल जाइए, वैसे भी यहाँ पर रुककर उनका टाइम बर्बाद होगा और वैसे भी आपको बहुत ही ज़्यादा काम होगा ना, प्लीज़ आप अपना काम करिए मैं सब कुछ संभाल लूँगी। लियो बोलता है नहीं ये बहुत ही बुरा बात है, आप हमारी गेस्ट हो, मैं ये कंट्री का किंग हूँ, मैं आपको कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ। जिली बोलती है ठीक है लॉर्ड लियो, अगर आप सही में मेरा देखभाल रखना चाहते हो कैसा रहेगा कि मैं जब तक सैंगने सिटी में रहूँगी मैं इसी कैसल में तब तक रुकूंगी। जेनी अपने मन में बोलती है जिली तो मेरे साथ रुकने वाली थी ना, लेकिन वो यहाँ पर रुकना क्यों चाहती है। लियो बोलता है ठीक है तुम रुक सकती हो और अगर किसी बात का ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बुला सकती हो। जेनी बोलती है लॉर्ड लियो आपका शुक्रिया। फिर वो अपने मन में बोलती है चलो अच्छा हुआ मैं यहाँ पर रुक पाऊंगी, अब मैं रोज़ निकोले के हाथों से खाना खा पाऊंगी। जिली बोलती है हे निकोले मैं कल मार्केट जाना चाहती हूँ, वहाँ के प्रोडक्ट को देखने के लिए क्या तुम जाना चाहती हो मेरे साथ। निकोले बोलती है ठीक है प्रिंसेस जैसा आप बोले, और कल यहाँ पर नए कपड़े भी आने वाले हैं, शॉपिंग करने से पहले आप एक ट्राई कर लीजिएगा। जिली बोलती है हे निकोले मुझे प्रिंसेस मत बुलाओ, मुझे सिर्फ जिली बुलाओ, क्या तुम मुझे और कुछ खाना खिला सकती हो क्या। निकोले बोलती है ठीक है जिली। एलिसा जेनी को बोलती है जब इसे अच्छा खाना मिलता है ये सही में अपने बहन को भूल जाती है, तो जेनी इस बार में चिंता मत करो। तभी अगले दिन निकोले जेनी को कपड़ा पहना रही होती है और बोलती है तुम इसे चेंज कर लो, इससे तुम्हारा दम घुटने लगेगा। जिली बोलती है अच्छा दिखने के लिए प्राइस तो देना ही ना पड़ता है। जेनी बोलती है हे क्या तुम भूल गई हो क्या, आज हमें मार्केट भी जाना है, क्या तुम ये कपड़ा पहनकर सह पाओगी क्या, और मार्केट में हमें बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, इससे तुम्हारा सही में हालत बहुत ही ख़राब हो जाएगा। जिली बोलती है मुझे ये स्टाइल बहुत ही अच्छा लगा, मुझे पता है कि ये बहुत ही टाइट है लेकिन मैं बर्दाश्त कर लूँगी, अब तुम दोनों की बारी है। वो लोग बोलते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो ज़बरदस्ती उन्हें पहनाने लगती है।
बाहर में ल्यू बोलते हैं ये लोग तो शॉपिंग जा रहे हैं ना, तो तुम दोनों भी चल जाओ। मीना बोलती है निकोले तो इसके साथ जा रही है ना, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है। एनी बोलती है मैं सही में जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं चली गई तो आपको ही अकेले सभी काम करना पड़ेगा। ल्यू बोलता है ठीक है, और ये एलिसा कहाँ गई? एनी बोलती है एलिसा सुबह को ही फैक्ट्री चल गई है। वो बोल रही थी कि यहाँ पर तूफान आने वाला है, इसलिए वो पता करना चाहती है कि कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए सही रहेगा, जिससे जिले के लिए कोई नुकसान ना हो। फिर हमें अगले सीन में फैक्ट्री में दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है यही बेसिक सिचुएशन होता है, हम लोग ग्लास के प्रोडक्ट को इस तरह से पैकेजिंग करते हैं जिससे शिपमेंट के दौरान कोई नुकसान ना हो। एलिसा बोलती है ठीक है, आपका शुक्रिया। वो लड़का बोलता है कोई बात नहीं। एलिसा बोलती है क्या ये एग्रीकल्चर फील्ड है क्या? वो लड़का बोलता है हाँ ये है, लेकिन ये पुराना वाला है और नया एग्रीकल्चर फील्ड कहीं और लगाया गया है। फिर हमें कुछ देर के बाद बिग मार्केट में दिखाया जाता है। जिली बोलती है मैं मार्केट के कितने सारे स्टोर में गई हूँ, मैं तो ये तक भूल गई हूँ कि मैं क्या देखी हूँ अभी तक। एलिसा बोलती है हे जिली, क्या तुम क्लोथिंग स्टोर में जाकर कपड़े को चेंज करोगी क्या? जिली बोलती है नहीं, ये बहुत ही बढ़िया है। तभी जेनी बोलती है लगता है कि बारिश होने वाला है। निकोली बोलती है हाँ तुम सही बोल रही हो। तभी एलिसा जिली को बोलती है जितना मुझे पता चला मार्केट के बारे में, मार्केट और फैक्ट्री का दाम एकदम सेम ही है। हालांकि मार्केट में हम लोग एकदम लिमिट के हिसाब से खरीद सकते हैं जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, और बहुत सारे प्रोडक्ट ग्लास के प्रोडक्ट हैं जो लंबी दूरी के लिए एकदम सही नहीं रहेंगे, और अगर तुम यह ट्रांसपोर्टेशन करोगी तो उसमें बहुत ही पैसा लगेगा जिससे तुम्हें बहुत ही नुकसान हो सकता है। अगर तुम्हें सही में इसे खरीदना ही है तो तुम डायरेक्ट फैक्ट्री से खरीद लो, क्योंकि उसका पैकेजिंग बहुत ही बढ़िया होता है। जिली बोलती है एलिसा तुम मेरी मदद करने के लिए फैक्ट्री गई थी, तुम्हारा सही में इसके लिए शुक्रिया। फिर वो फूल को देखकर अपने मन में बोलती है वाह ये कितना सुंदर फूल है, मेरा मॉम को बहुत ही ज़्यादा फूल पसंद है, लेकिन वहाँ के गार्डनर वो फूल का ध्यान नहीं रख पाते हैं। लगता है कि मुझे यहाँ से गार्डनर वहाँ पर ले जाना होगा। तभी जेनी बोलती है धत तेरी की, अचानक से बारिश स्टार्ट हो गया। निकोली बोलती है क्या तुम लोग भीगी तो नहीं ना हो? जिली बोलती है मेरा नया कपड़ा थोड़ा भीग गया है। तभी निकोली बोलती है रुको, तुम्हारा माथा भी भीग चुका है। जिली बोलती है निकोले तुम्हारा शुक्रिया। जेनी अपने मन में बोलती है ये जब भी बहुत ही अच्छा खाना को देखती है, वो खाना और जो बनाया होता है वो उसके पीछे पागल हो जाती है। सही में ये बहुत ही अजीब है। फिर वो बोलती है जबकि यहाँ पर बारिश हो रहा है, कैसा रहेगा कि हम लोग मसाज करवा लें। जिली ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है क्या मसाज, ये सब चीज़ सही में बहुत ही बेकार है। निकोले बोलती है क्या मसाज गंदा होता है? एलिसा बोलती है हे तुम्हें गलत फहमी हो रहा है, हमारा मसाज बहुत ही बढ़िया है। फिर उसे याद आता है उसकी मॉम बोली होती है हे जिली, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बार बार बोलती हूँ, लेकिन तुम एक कंट्री के प्रिंसेस हो, तुम इतना गंदा चीज़ कैसे कर सकती हो? जिली बोलती है मॉम मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए मैं अपने बॉडी को मसाज करवा रही हूँ, तो इसमें क्या बुराई है? उसकी मॉम बोलती है हाँ मुझे पता है कि मसाज बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, लेकिन तुम्हारा बॉडी दूसरे लोगों से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, और जैसे ही कोई तुम्हें मसाज करता है तुम चिल्लाने लगती हो, इससे सभी लोग समझेंगे कि तुम ठड़की हो। फिर वो बोलती है मुझे लगता है कि मसाज लड़कियों के लिए बुरा होता है, जबकि यहाँ पर सभी लोग करवा रहे हैं तो मैं भी जाऊँगी। तभी वहाँ पर एक स्टाफ आके बोलती है क्या यहाँ पर आपका पहली बार है क्या, तो आपको किस तरह का सर्विस चाहिए? एलिसा बोलती है हम लोग पहली बार आए हैं, तो यहाँ पर क्या क्या होता है हमें नहीं पता, क्या तुम बता सकती हो क्या? जिली अपने मन में बोलती है ये लार्सन पार्लर से बहुत ही अलग है, यहाँ पर कोई ऐसा सर्विस होगा जहाँ पर बॉडी को टच किया ना जाए। तभी स्टाफ बोलती है यहाँ पर मसाज है और ट्रेडिशनल मसाज भी है, ये दोनों मसाज को मैजिस्ट्री ल्यू फैंग ने इन्वेंट किया है। इसे ट्राई करने के बाद हमारे गेस्ट इससे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। जेनी अपने मन में बोलती है मुझे किसी भी तरह जिले के प्रॉब्लम को ठीक करना होगा, अच्छा होगा कि ये ज़्यादा चलाए जिससे ये समझ पाएगी ये कोई गंदा चीज़ नहीं है। अगर यहाँ पर मैं अकेले आती तो मैं ये कभी नहीं कर पाती। तभी निकोली बोलती है मुझे पेडिक्योर करवाना है। जिनी बोलती है मुझे फुल बॉडी मसाज करवाना है। जिली बोलती है मैं सिर्फ नहाना चाहती हूँ। तभी जिनी बोलती है ये मजाक कर रही है, इसे यहाँ का सबसे महंगा मसाज चाहिए, वो भी थाई मसाज। जिली क्या तुम्हें डर लग रहा है क्या? मुझे पक्का लगता है कि तुम ये नहीं कर पाओगी। जिली बोलती है ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, अब मैं करके दिखाऊंगी। फिर वो स्टाफ के साथ वहाँ पर चली जाती है। फिर जेनी एलिसा और निकोली को जिली का प्रॉब्लम को बता देती है। फिर कुछ देर के बाद वो लोग मसाज करवाना स्टार्ट करवा देते हैं। तभी स्टाफ बोलती है तुमने थाई मसाज का ऑर्डर दिया है,
अब जल्दी से कपड़ा उतारो, मैं मसाज करना स्टार्ट करूँगी। जिली बोलती है ठीक है, थोड़ा रुको। फिर वो अपने मन में बोलती है मुझे किसी भी हालत में चिल्लाना नहीं है। फिर वो तेल लगाते हुए बोलती है तुम्हारा कंधा तो बहुत ही ज़्यादा सख्त है। फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और चिल्लाने लग जाती है। फिर वो निकोले एलिसा को देखते हुए अपने मन में बोलती है सब खत्म, अब ये लोग भी मुझे मॉम की तरह थड़की समझेंगे। निकोले बोलती है जिली सही में तुम्हें बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना। एलिसा बोलती है लग रहा है ये करने से ज़्यादा ही बढ़िया लग रहा होगा। जेनी बोलती है ठीक है चलो हम लोग भी ट्राई करते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं मसाज और भी ज़्यादा स्पीड में करो। फिर वो लोग मसाज स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग चिल्लाने लग जाते हैं। जिली अपने मन में बोलती है तो सभी लोग मेरी तरह है, मैं कोई एलियन नहीं हूँ, फिर मैं आराम से और भी ज़्यादा चिल्ला सकती हूँ। और वो आराम से मसाज करवाने लग जाती है। फिर वो लोग मसाज करते हुए बाहर आ जाता है। जेनी बोलती है हे जिली यहाँ पर बहुत ही मज़ा आया, चलो हम लोग अगली बार भी यहाँ पर आएंगे। जिली बोलती है ठीक है। एलिसा बाहर देखते हुए बोलती है तूफान आने वाला है, अब पता नहीं लॉल्यू कैसे संभालेंगी इन्हें। फिर हमें अगले सीन में ऑफिस के बिल्डिंग में दिखाया जाता है। वहाँ पर सभी लोग काम कर रहे होते हैं। एक आदमी बोलता है तो एग्रीकल्चर एरिया का क्या हुआ। दूसरा आदमी बोलता है हवा के कारण बहुत सारे खेत उड़ चुके हैं, लेकिन हमने कैनल बहुत समय पहले क्लियर कर दिया है, इसी वजह से वहाँ पर कोई फ्लड नहीं आया है। वो आदमी बोलता है धत तेरे की, अभी भी हम लोग फैक्ट्री एरिया से बात नहीं कर पा रहे हैं। वो आदमी बोलता है लगता है कि बारिश की वजह से कोई प्रॉब्लम आया होगा। यानी बाहर देखते हुए बोलती है सही में बाहर का वेदर तो बहुत ही डरावना है। मीना बोलती है ये तो रात की तरह अंधेरा हो चुका है। ल्यू बोलता है ये तो अभी शुरुआत है इसका, ये तूफान के बारे में सभी को बता दिए थे ना। एनी बोलती है हाँ कुछ दिन पहले ही सभी को बता दिए थे, हम लोग इसके बारे में न्यूज़पेपर में भी लिखे थे और सेफ्टी डिपार्टमेंट से अनाउंसमेंट भी करवाए थे कि खाना जमा कर ले और बिना कोई कारण के बाहर ना जाए। 1 घंटे पहले बस, रेलवे और एयरशिप को बंद कर दिया गया है। ल्यू बोलता है हमें ओल्ड सिटी का एग्रीकल्चर पर भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो इसके खाने के सभी दाम बढ़ जाएंगे। एनी बोलती है ठीक है मैं नज़र रखूंगी। ल्यू बोलता है जितना मैं सोचा था ये तो उससे भी बुरा हुआ। मीना बोलती है हम लोग इसके लिए तैयारी और सभी को वार्निंग भी तो दिए थे, चिंता मत करें मास्टर, कुछ भी नहीं होगा। उसके अलावा क्या आपको पता है क्या, जब मैं बच्ची थी मुझे भी तूफान का सामना करना पड़ गया था। मैं उस समय बहुत ही बच्ची थी और मेरे पास उस समय उतना भी स्किल नहीं था। मैं तो बिजली के झटके से बहुत ही बार मरने से बची हूँ। मेरे पास जाने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं गुफा में चली गई। उस समय बारिश लगातार पड़ते रहा, सब कुछ गीला हो गया था, इसलिए आग को जलाना नामुमकिन वाला बात था। फिर वो गुफा में धीरे धीरे बारिश का पानी बढ़ने लग गया। मुझे लगा कि मैं वहाँ पर मर जाऊंगी। तभी कुछ देर के बाद वहाँ का बारिश रुक गया था, नहीं तो आज मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाती। फिर ल्यू उसे गले लगा लेता और बोलते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है। एनी बोलती है सिटी से खबर मिल चुका है मुझे, सिटी को कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड का हालत बहुत ही ख़राब है। ल्यू बोलता है क्या एग्रीकल्चर के लोग ये मामले को देख नहीं पा रहे क्या। एनी बोलती है मैं सभी को खबर दे दी थी कि यहाँ पर तूफान आने वाला है, तो सभी लोग तैयारी कर लेना। अभी सभी डिपार्टमेंट के लोग ओवर टाइम कर रहे हैं और हमें कल तक इसका रिपोर्ट मिल जाएगा। ल्यू बोलता है अगर एग्रीकल्चर एरिया के प्रॉब्लम को ठीक ना किया जाए तो सैंगने सिटी का खाना का प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, इससे नॉर्मल लोग बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये तूफान के चक्कर में दूसरे कंट्री का कोई भी इंफॉर्मेशन मिल नहीं रहा है, अब पता नहीं वो सिटी का क्या हालत हुआ होगा। जो भी हो यहाँ पर बैठकर चिंता करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं एग्रीकल्चर फील्ड में जाता हूँ, अगर मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। एनी बोलती है मास्टर मैं भी आपके साथ जाऊँगी। मीना बोलती है मैं जा नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे बेस के साथ सिक्योरिटी डिवीज़न में जाना है। कुछ देर में हमें एग्रीकल्चर लैंड में दिखाया जाता है। एक लड़का बोलता है ये सब सब्जी अगर हम लोग दोपहर तक पहुंचा दें तो ये ख़राब नहीं होंगे, हमें जल्दी करना होगा। दूसरा लड़का बोलता है जल्दी करो, ये पेड़ को यहाँ पर लगा दो, ये ब्रांचेस की मदद से ये पेड़ फिर से आगे बढ़ने लगेगा। एनी बोलती है यहाँ पर बहुत सारे शुगर कैन और कॉर्न टूट चुके हैं। ल्यू बोलता है हम लोग शुगर कैन का इस्तेमाल शुगर बनाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये कॉर्न तो अभी तक बढ़ा नहीं था, कॉर्न सही में पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। तभी वहाँ के सभी लोग बोलते हैं मास्टर यहाँ पर आ गए हैं। फिर वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं योर मैजेस्टी आपका स्वागत है यहाँ पर। ल्यू बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, सब लोग अपना काम करो। तभी सैल्यू उसके पास जाके बोलती है मास्टर क्या आप यहाँ पर इंस्पेक्शन करने आए हो क्या। ल्यू बोलता है हाँ बिल्कुल। एनी बोलती है और वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सैल्यू बोलती है मेरा काम था
फार्मर को एग्रीकल्चर सिखाना, इसलिए मैं एग्रीकल्चर एरिया से बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हूँ। तूफान के बाद मैं यहाँ की इंचार्ज हो गई हूँ और ये एग्रीकल्चर लैंड को फिर से दोबारा ठीक कर रही हूँ। ल्यू बोलता है ठीक है, ये बताओ कि यहाँ का हालत कैसा अभी। सैली बोलती है यहाँ का हाई टेम्परेचर की वजह से सब्जी पानी में रहकर बहुत ही जल्दी सड़ जा रहे हैं और हमें जल्दी से हार्वेस्टिंग करना होगा। और सबसे बुरा हालत है कॉर्न का, वो लोग बहुत दिनों से पानी में सड़ रहे हैं। अब हम लोग चाहकर भी उससे प्लांट नहीं कर पाएंगे। हम लोग कॉर्न को इकट्ठा कर दिए लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। ल्यू बोलते हैं इतने सारे कॉर्न प्लांट को हम लोग आग जलाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कैसा रहेगा कि हम लोग जानवर के लिए सिलेज बनाए। वो दोनों शॉक्ड होके बोलते हैं सिलेज, अब ये क्या है। ल्यू बोलता है सिलेज एक तरह का ग्रीन सैपलिंग होता है जिसके अंदर 60 से 70% मॉइस्चर होता है। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है और इसे आराम से हम लोग रख भी सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग खाना के इस्तेमाल ठंडे मौसम में भी कर सकते हैं। ये खाकर उन्हें ज़्यादा ठंडा नहीं लगेगा। सर्ली बोलती है मास्टर ये आइडिया सही में बहुत ही बढ़िया है। एनी बोलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें घोड़े के खाने के लिए चिंता नहीं करना होगा। सर्ली बोलती है मैं सभी को ये सिलेट्स के बारे में बता देती हूँ। ल्यू बोलता है ठीक है, संभल के काम करना। सही में इन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हुआ होगा, लेकिन ये लोग काम करने से कभी रुकते नहीं है। ये सब कुछ ठीक होने के बाद मैं सभी डिपार्टमेंट से बात करूंगा कि इसे कैसे रोका जाए जिससे आगे चलकर ऐसा हालत कभी ना हो। एनी बोलती है चिंता मत करिए, जितना भी तूफान से डैमेज हुआ है हम लोग जल्दी ठीक कर लेंगे। ल्यू बोलता है ठीक है, ये काम करने के बाद सभी सप्लाई को पैक करके रख दो। बहुत ही जल्दी हमसे बहुत ही लोग मदद मांगने वाले हैं। फिर हमें अगले सीन में सहारा विलेज को दिखाया जाता है। एल्सा बोलती है हमारा कितना लॉस हुआ है। रियान बोलती है बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका है, बहुत सारे जानवर मारे गए हैं, 700 से भी ज़्यादा सीप और 20 घोड़े। एल्सा बोलती है इतने सारे जानवर मारे क्यों गए हैं, क्या उस समय वो लोग वहाँ पर नहीं थे क्या। रियान बोलती है वो तूफान के कारण सभी लोग उड़ गए थे और जानवर को रस्सी में बंद करके रखा गया था। वो लोग का दम घुटने की वजह से वो लोग मारे गए। गार्ड ये बचाने के लिए अपना पूरा मेहनत किए थे। एल्सा बोलती है ठीक है, मरे हुए सीप को फूड कोर्ट में भेज दो, वो सभी मीट को निकाल कर ड्राइड मीट कर लेना। ये तूफान के कारण जितना भी नुकसान हुआ है इसका एक रिपोर्ट बना के मुझे देना। ठीक है, तुम जा सकती हो। रियान बोलती है एक और बात है, बहुत सारे नाइट लोग अचानक से बहुत ही बीमार हो गए। विश डॉक्टर बोल रहा था कि सैंगडन के मेडिकल किताब से लग रहा है ये एक तरीका का फ्लू है। अगर हम लोग इसे कंट्रोल नहीं करें तो ये बहुत ही जल्दी फैल जाएगा और उसके अलावा जो हमने दवाई खरीदा था वो भी ख़त्म होने वाला है। एल्सा बोलती है सही में यहाँ पर बहुत ही मुसीबत हो गया है। अगर हम लोग जल्दी से ल्यू के साथ ट्रीट करेंगे तो मेडिसिन का एक्सपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा। रुको, क्या तुम्हें पता है कि दूसरे सिटी में क्या हालत है, क्या वहाँ के नाइट लोग भी बीमार है क्या। रियान बोलती है हाँ बिल्कुल, आपको कैसे पता चला। एल्सा बोलती है ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, सभी को ये बता दो कि सभी लोग मेडिसिन सही समय में खाएं और जितनी जल्दी हो सके वो लोग को ठीक कर दो और कुछ जासूस को भेजो सैंगडन सिटी में। मुझे लॉर्ड ल्यू के साथ बहुत ही बड़ा डील करना है। फिर हमें अगले सीन में जेलिन सिटी में दिखाया जाता है। बिलीज बोलती है यहाँ का हालत सही में बहुत ही सीरियस है, बहुत सारे बिल्डिंग डैमेज हो चुके हैं। कुशन बोलता है तब भी ये सिटी बहुत ही बढ़िया शेप में है, लेकिन बहुत सारे शिप तबाह हो गए और चावल का खेती पूरी तरह पानी में बह गया है। अब हमारे पास ज़्यादा खाना भी बचा नहीं है। ब्लिज बोलती है पापा क्या हमारे पास वेयर हाउस में खाना नहीं है क्या, हम लोग उसकी मदद से आराम से सरवाइव कर लेंगे। कुशन बोलते हैं ठीक है, वो खाना हम लोग अभी लोगों को दे देंगे, लेकिन हम लोग अगले बार क्या करेंगे, सोचने वाला बहुत ही बड़ा बात है। वो तूफान के कारण सभी मछली पानी के बाहर आ चुके हैं। अगर हम लोग जल्दी साफ ना करें तो जल्दी प्लेगियो फैल जाएगा। ये साफ करवाने के लिए बहुत सारी ताकत की ज़रूरत पड़ेंगे और ताकत के लिए हमें खाना भी देना होगा। ब्लिज बोलती है कि हम लोग वो मछली को खाने की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्या, या फिर हम लोग दूसरे कंट्री से खाना भी ला सकते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग लॉर्ड ल्यू से मदद मांग सकते हैं। कुशन बोलती है पहला ये बात है कि हम लोग इतने सारी मछली खा नहीं पाएंगे, दूसरा अभी का मौसम बहुत ही ख़राब है जिस कारण हम लोग मछली को ज़्यादा देर रख नहीं सकते हैं और हमारी तरह सभी कंट्री का ऐसे ही हालत है। और आवाज़ सैंगडन सिटी का तो मुझे नहीं पता उसका क्या हालत है, वो तूफान के चक्कर में हमारा बात हो नहीं रहा है। ब्लिज बोलती है पापा कैसे रहेगा कि मैं ही सैंगडन सिटी चल जाऊँ, मैं जाकर लॉर्ड ल्यू से मदद मांगूंगी। कुशन बोलता है क्या तुम सही बोल रही हो, अभी तक ये तूफान पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, वहाँ पर जाते हुए तुम्हें बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ेगा।
ब्लिस बोलती है, पापा मैं ही एकदम सही रहूंगी वहाँ पर जाने के लिए। मुझे ये तूफान से बिल्कुल डर नहीं लगता है। चिंता मत करिए, मैं अपने साथ खाना वापस लेकर आऊंगी। कुशन बोलता है, क्या तुम लॉर्ड ल्यू से मिलना चाहती हो ना? ब्लिस बोलती है, पापा इस समय भी आपको मजाक सूझ रहा है। कुशन बोलता है, ठीक है इतना गुस्सा मत करो, मैं सैंगडन सिटी के लिए गाड़ी का इंतजाम करवाता हूँ। फिर हमें येडिन सिटी को दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है, रोनाल्ड सिटी के आधी बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो चुका है। उनके एग्रीकल्चर लैंड सी की वजह से बर्बाद हो गए हैं। जिन सिटी का भी यही हालत हुआ है और वो लोग हमसे मदद मांग रहे हैं। वहाँ के लोगों के पास खाने के लिए कोई खाना बचा नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग टिमोटी के राज्य में और हैंड डायनेस्टी के इधर भाग गए हैं। फिल बोलती है, ठीक है मैं समझ गई हूँ, दूसरे टाउन की तरह वहाँ पर भी खाना भेज दो। दूसरी तरफ एनी बोलती है, ब्लिस इतने खतरनाक समय पर मदद मांगने आ रही है। मीना बोलती है, जब वो लोग जेलिन सिटी जा रहे थे हम लोग उन्हें ज़्यादा सामान नहीं दिए थे। मुझे लगता है कि इस समय बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ होगा, इसलिए उसके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर आ रही है। ल्यू बोलता है, जो भी हो हमें इंतज़ार करना होगा और जैसे वो यहाँ पर आएगी हमें पता चल जाएगा। एनी बोलती है, हाँ मास्टर, हमें एंगी सिटी से मैसेज मिला है, ऐसा हमारी मदद मांगने के लिए स्पाई को भेजी है यहाँ पर। उसे सपोर्ट के तौर पर और भी मेडिसिन और हथियार चाहिए जिससे वो दूसरे कंट्री पर हमला कर पाए। वो इसके बदले हाई क्वालिटी के आयरन ओर और 5000 नाइट देगी। ल्यू बोलता है, सही में ये काम ऐसे ही कर सकती है। ठीक है, दवाई का इंतज़ाम कर लो और इक्विपमेंट रेडी कर लो और इसे हमें जल्दी से जेलिन सिटी में पहुँचाना होगा। मीना बोलती है, लगता है कि सारा सही में बहुत ही मुसीबत में है, नहीं तो वो कभी ऐसा काम नहीं करती। ल्यू बोलता है, हम लोग इसके लिए कितना तैयारी किए थे, फिर भी हमें बहुत ही नुकसान हुआ है। अभी उसे लड़ने के लिए बहुत ही समय लगेगा, तो मुझे इसके लिए ज़्यादा चिंता नहीं करना होगा। एनी बोलती है, हमारा 9 मेजर सिटी खबर भेज दिया है, वहाँ का भी हालत उतना भी बुरा नहीं है। सबसे कम नुकसान हुआ है यान सिटी को और दूसरे सिटी वैसे ही हालत है, लेकिन जेलिन सिटी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा है। हालांकि टाउन में कोई इससे मरा नहीं है। ल्यू बोलता है, हमें 9 सिटी में सप्लाई पहुँचाना ही होगा, मुसीबत के समय में हमें मदद करना ही होगा उन्हें। इसके लिए हम लोग रेल और बस का इस्तेमाल करेंगे। मीना बोलती है, मास्टर आपने सही समय पे हमें वार्निंग दे दिया, नहीं तो ये बहुत ही बुरा होता। मैंने ये भी सुना है कि येडिन के तरफ से बहुत सारे घर गिर गए हैं और एग्रीकल्चर लैंड भी तबाह हो गए हैं। खाने की वजह से वो लोग वहाँ से भाग रहे हैं। एनी बोलती है, क्या इतना ज़्यादा सीरियस है? मीना बोलती है, क्या तुम भूल गई हो क्या, तूफान ख़त्म होने के बाद यहाँ पर कितने सारे लोग आए थे, उन्होंने ही तो हमें वहाँ का खबर दिया है। एनी बोलती है, हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी इसलिए मैं भूल गई इस बारे में, लेकिन हमारे सिटी में तो ज़्यादा नुकसान तो नहीं ना हुआ है। अच्छा वो कि हमारे साथ हमारा मास्टर है। फिर वो चिल्ला के बोलती है, मास्टर बाहर में देखिए, वो लोग तो दूसरे सिटी के लोग हैं ना, वो लोग इलीगल तरीके से कैपिटल में आ रहे हैं, हमें तो उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए ना। ल्यू बोलता है, ये हमने प्लान बनाया था, क्या तुम भूल गई हो क्या? चलो नीचे जाके देखते हैं एक बार। फिर वो नीचे में जाके देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। तभी एक आदमी चिल्ला के बोलता है, वाह ये घर तो बहुत ही बढ़िया है, और ये क्या है, फ्लावर का बिस्तर है क्या? एनी बोलती है, इतने सारे लोग के बीच में जासूस को खोजना बहुत ही मुश्किल वाला बात होगा। ल्यू बोलता है, लोगों को देखने से पता चल जाता है और मुझे लग रहा है कि वो स्पाई है, उसका कपड़ा सही में सभी से बहुत ही अलग है। वो लड़का अपने मन में बोलता है, क्या हो रहा है, क्या कोई मुझे पहचान लिया क्या? फिर वो पीछे देखकर अपने मन में बोलता है, चलो कोई तो मेरा पीछा तो नहीं ना कर रहा है, लग रहा है ये मेरा कोई इल्यूशन होगा। मैं अपना ब्लैक एडिस का इस्तेमाल बहुत सालों से नहीं किया हूँ, तो मुझे कोई भी पहचान नहीं पाएगा, ये सही में मेरा एक इल्यूशन था। एनी एक बिल्ली को जाके बोलती है, हे बिल्ली तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मीना बोलती है, ये सही में बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। ल्यू बोलता है, यहाँ पर इतना आवाज़ आ रहा है फिर भी तुम्हें ये बिल्ली का आवाज़ सुनाई देती है, जबकि तुम दोनों को ये पसंद आ गया है, तुम इसे रख सकती हो अपने साथ। एनी बिल्ली को उठा के बोलती है, ये हुआ ना बात। ल्यू बोलता है, जासूस के बारे में चिंता मत करो। एनी बोलती है, मुझे पक्का पता है कि आप पहले ही इसके लिए तैयारी कर ली हो। ल्यू बोलता है, हाँ तुम सही बोल रही हो, मैं उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल तैयारी किया हूँ। तभी एक औरत चिल्लाते हुए बोलती है, हे सब लोग शांत हो जाओ और जल्दी से एक लाइन बना लो, तो तुम्हें आज के लिए खाना मिल जाएंगे। एक लड़का बोलता है, वाह ये घर सही में बहुत ही बड़ा है, क्या हम लोग सही में यहाँ पर रहने वाले हैं? एक लड़की बोलती है, क्या ये लोग सही में लोगों को हायर कर रहे हैं, क्या ये लोग बंद करके हमें नौकर नहीं ना बना लेंगे? दूसरा लड़की बोलती है, हे क्या तुम पागल हो क्या,
हैन डायनेस्टी में कोई भी किसी को नौकर नहीं बना सकता है। एक लड़का बोलता है, लॉर्ड ल्यू हमें नौकरी भी दे रहा है और रहने के लिए घर भी दे रहा है। यहाँ पर आने का डिसीजन एकदम सही था मेरा। तभी एक औरत बोलती है, ये लो तुम्हारा रूम का चाबी, तुम दोनों एक ही रूम में रहोगे। फिर वो लड़का अपने मन में बोलता है, जितना मुझे याद है ये घर के आसपास ही एक फैक्ट्री है। अच्छा हुआ मैं ये लोगों के साथ घुस गया इसके अंदर। तभी वो आदमी बोलता है, हे मैं तुम्हारा रूममेट हूँ, चलो पहले हम लोग जाकर अपना रूम देख लेते हैं। वो लड़का बोलता है, नहीं तुम चले जाओ, मुझे बहुत ही काम है। वो आदमी बोलता है, क्या रूम देखने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है? वो लड़का बोलता है, तुम चले जाओ मैं चलता हूँ। फिर वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है, अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यही बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगा फैक्ट्री में जाकर सिगरेट को चोरी करना। फिर उसके बाद फिल्म मुझे काउंट बना देगी। दवाई कैसे बनाया जाता है अब मुझे ये जल्दी पता चल जाएगा। तभी एक औरत बोलती है, हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एंड्रयू अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, क्या मैं फंस गया हूँ क्या? वो औरत चला के बोलती है, हे क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर? तुम ये जंगल में टॉयलेट नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें कुछ भी करना है तो ये पब्लिक टॉयलेट है, वहाँ पर जाकर अपना काम करो। एंड्रयू बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। वो औरत बोलती है, अगर तुम्हें अपना गलती पता चल गया है तो इसका मतलब तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, चलो मैं तुम्हें टॉयलेट दिखा देती हूँ। एंड्रयू अपने मन में बोलता है, जबकि मैं फैक्ट्री नहीं जा सकता हूँ तो मुझे ल्यू के बारे में पता करना चाहिए। वो औरत बोलती है, मैं तो अपने बारे में बताना ही भूल गई, मैं स्टाफ मेंबर हूँ कमेटी की, तुम मुझे सिस्टर लिली बोल सकते हो। अगर तुम्हें कुछ भी जानना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। डिनर के लिए तुम कैफेटेरिया जा सकते हो, वहाँ का खाना बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही सस्ता भी है। एंड्रयू बोलते हैं, सिस्टर ली लॉल्यू की वजह से मेरा लाइफ बहुत ही बढ़िया अभी, मैं उनके बारे में बहुत ही कुछ सुना हूँ, क्या आप मुझे बता सकती हो कि वो कैसे इंसान है? ली बोलती है, तुम एकदम सही इंसान से पूछ रहे हो, चलो कहीं बैठते हैं मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। फिर वो एक जगह बैठ जाती है, बोलती है, हमारे मैजिस्ट्रेट सही में बहुत ही हैंडसम है, वो पेन से पॉलिटिकल अफेयर भी लिख सकते हैं और यहाँ तक कि वो आर्मी से अकेले लड़ सकते हैं। एंड्रयू बोलते हैं, क्या वो इतना ज़्यादा ताकतवर है? ली बोलती है, हाँ बिल्कुल, अगर मैं जवान होती तो मैं एक बार ट्राई करती मैजिस्ट्रेट के साथ शादी करने के लिए। दूसरी तरफ एनी बोलती है, ये कम्युनिटी पॉलिसी है ना जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, ये लोग ऑर्गेनाइज हमारे लिए बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। मीना बोलती है, तो हमारा सीक्रेट वेपन क्या है? ल्यू बोलता है, हमारा सीक्रेट वेपन है ये लोग, जो लाल कपड़े पहने ना आंटी और ग्रैंडफादर, वही लोग हैं। एनी बोलती है, ये लोग हमारे लिए क्या कर सकते हैं? ल्यू बोलता है, एक तरफ ये लोग रेफ्यूजी की मदद करेंगे और दूसरी तरफ ये लोग देखेंगे कि कौन स्पाई है। एनी बोलती है, मैं समझ गई हूँ, ये लोग बूढ़े होने के कारण इन लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है, इसलिए ये लोग आराम से लोगों से बात कर लेते हैं और ये भी बता देंगे कि इन लोगों में कुछ गड़बड़ी है कि नहीं। फिर हम लोग सिक्योरिटी को नज़र रखने भेज देंगे और जैसे वो लोग कुछ करने वाले होंगे हम लोग उसे पकड़ लेंगे ना। ल्यू बोलता है, एनी सही में तुम बहुत ही ज़्यादा समझदार हो। मीना बोलती है, जितना मुझे याद है ये लोग जहाँ पर रहने वाले हैं उसके ही बगल में तो एक फैक्ट्री है ना? ल्यू बोलता है, हाँ बिल्कुल, उसके ही बगल में ट्रेन स्टेशन खुलने वाला है, वो फैक्ट्री को गार्ड करने के लिए मैं बहुत सारे लोगों को लगा दिया हूँ, वहाँ पर नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता है तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर वहाँ पर कोई जासूस हुआ तो वो आंटी और ग्रैंडपा से कभी बच नहीं पाएंगे। दूसरी दबली ल्यू के बारे में सब कुछ उसे बता देती है। एंड्रयू अपने मन में बोलता है, ये तो मुझे जाने भी नहीं दे रही है, अगर मैं कुछ देर और रहा तो मेरे कानों से खून बहने लगेगा। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, एनी बोलती है, मास्टर आपका सीक्रेट वेपन से में काम कर गया है, कुछ दिनों में वो लोग बहुत सारे जासूस को पकड़े हैं, ये लोग की इन्फॉर्मेशन देके कोई भी बोल नहीं पाएगा कि ये लोग जासूस हैं। ल्यू बोलता है, सही में ये लोग बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा हुआ मैंने पहले ही ये कम्युनिटी बना दिए थे। फिर एनी किस करके बोलती है, मास्टर आप सही में बहुत ही बढ़िया हो, मैं सुनी हूँ कि बेस बहुत सारे लोगों को पकड़ रही है और कुछ लोग वहाँ से भाग भी गए हैं। ल्यू बोलता है, और ये आदमी का क्या हुआ? एनी बोलती है, बेस बोली है कि वो उस पर नज़र रखी हुई है। ल्यू बोलता है, अगर ये काम कर गया तो मैं ये पूरे कंट्री में लगवा दूंगा। एनी बोलती है, ठीक है आप जैसा बोले। तभी निकोले दौड़ते हुए आते और बोलती है, हे मास्टर, रिन और बाकी के सभी लोग आ गए हैं। एनी चला के बोलती है, हे निकोले, आने से पहले नॉक तो किया करो। ल्यू बोलता है, चलो अच्छा हुआ कि तुम लोग यहाँ पर वापस आ गए, मुझे चिंता हो रहा था कि तुम लोग तूफान में ना पड़ गए हो। रिन बोलती है, अच्छा हुआ कि हमारा लक बहुत ही बढ़िया था, जब हम लोग आ रहे थे उस समय कोई भी तूफान नहीं था। ल्यू बोलता है, तुम लोग ऐसे ही लंबे सफर से बहुत ही ज्यादा थक गई होगी, चलो खाते हुए बात करते हैं। एवरी बोलती है, मैं निकोले का खाना सही में 1 महीने से खाई नहीं हूँ, अब इसे खाकर सही में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। निकोले बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया।
रिन बोलती है शिप में रॉ मटेरियल भरा हुआ है और टोरोला के मर्चेंट लोग यहाँ पर 2 दिनों में आ जाएंगे। मैजिस्ट्रेट आप इसके लिए तैयारी कर लीजिए। ल्यू बोलता है ठीक है, मैं तैयारी कर लूँगा। हे एनी, डा को बता देना कि ये मर्चेंट को रिसीव कर ले। एनी बोलती है चिंता मत करिए मास्टर, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। वो लोग यहाँ से खाली हाथ जाएंगे ही नहीं। फिर हमें कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है। एनी बोलती है कुछ दिनों में लार्सन और टोरोला के मर्चेंट यहाँ पर आए हुए हैं और मार्केट का सामान बहुत ही बढ़िया बिक रहा है। ल्यू बोलता है ऐसा लग रहा है कि ये तूफान के कारण बहुत सारे लोग रास्ते में आ गए हैं। मार्केट खुलने से पहले बहुत सारे लोग स्टॉल लगा दिए थे रोड में। एनी बोलती है हाँ, सैंगनेट सिटी में सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं। ल्यू बोलता है ये सही में बहुत ही बुरा होगा। अगर सभी लोग बिजनेस ही करने लगेंगे तो जॉब का क्या होगा। इसे कंट्री के लोगों के लिए बहुत ही मुसीबत होगा। मैं इसके लिए एक रिव्यू कर दूंगा, तुम इसे न्यूज़पेपर में छाप देना। ठीक है, ये बताओ जैसे हम लोग सामान का दाम बढ़ाए तो वो बिजनेसमैन लोग कैसे रिएक्ट किए। एनी बोलती है जो मेरे साथ काम कर रहा था वो कंप्लेन किया, लेकिन वो जल्दी इसे अपना लिया। लार्सन और टोरोला के मर्चेंट का पहली बार है, इसलिए वो लोग पहले ही हाँ बोल दिए है। लेकिन अब हमारे पास एक नया प्रॉब्लम है। वाइन और पोर्सिलिन का सेल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चल रहा है और जैसे ही वो ख़त्म होता है हमें दूसरे सिटी में ट्रांसफ़र करना पड़ता है उन्हें, और दूसरा सामान का सेल भी बहुत ही बढ़िया चल रहा है। अब हमारा खजाना पूरी तरह भर चुका है। इसे स्टोर करने के लिए हमें दूसरा जगह खोजना पड़ेगा। सही में ज़्यादा पैसा कमाना भी बहुत ही मुश्किल होता है। ल्यू बोलता है हे एनी, जाग जाओ, वो तूफान के चक्कर में हमारे सिटी, पोर्ट और शिप तबाह हुए हैं। हमें उसे फिर से दोबारा बनाना होगा। एनी बोलती है ओह, मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी। जिली सिटी का पोर्ट बुरी तरीके से डैमेज हुआ है और न्यू पूछ रहा है कि हम लोग इसका क्या करें। ल्यू बोलता है ये पूछने का क्या बात है, सामान खरीदो और इस बार हम लोग बड़ा पोर्ट बनाएंगे। एनी बोलती है सही में मास्टर, आप बहुत ही ज़्यादा होशियार है। मास्टर, सिक्योरिटी डिवीज़न ब्लिस को खोज ली है। ल्यू बोलता है वो अभी कैसी है। एनी बोलती है वो एकदम सही है, वो तूफान के कारण खो गई थी। सिक्योरिटी डिवीज़न वाले सैंगनेट सिटी उससे ला रहे हैं। तभी अचानक से घंटी बजना स्टार्ट हो जाता है। ल्यू बोलता है अब मार्केट शुरू हो गया है, बहुत सारे लोग मार्केट में जाने वाले हैं, ये देखना कि वहाँ पर कुछ हो ना जाए। एनी बोलती है ठीक है, मैं देख लूँगी। दूसरी तरफ वो सभी लोग मार्केट में सामान खरीद रहे होते हैं और इसी कारण वहाँ पर बहुत ही भीड़ हो जाता है। एलिसा बोलती है हे जिली, चलो वापस चलते हैं, अभी शॉपिंग करना बहुत ही मुश्किल होगा। जिली बोलती है यहाँ पर सही में बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं लेट करी तो मैं कुछ भी खरीद नहीं पाऊंगी। तभी जिली को ठेलते हुए वो लोग अलग हो जाते हैं। एलिसा घबराते हुए बोलती है हे जिली, कहाँ पर हो तुम। तभी कुछ देर में जिली चिल्लाते हुए बोलती है एलिसा, यहाँ पर देखो, मैं कुछ खरीद ली हूँ। एलिसा बोलती है हे जिली, क्या तुम ठीक हो ना। जिली बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो अपने मन में बोलती है मैं सोची थी मैं कुछ दिनों के बाद शॉपिंग करूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये तूफान के कारण यहाँ पर इतने सारे मर्चेंट आ जाएंगे। कुछ दिन में मैं तो एक टॉवल भी नहीं खरीद पाऊंगी। अब मुझे जल्दी अपना काम ख़त्म करना ही होगा। हे एलिसा, मेरे पास बहुत ही बढ़िया आइडिया है, मुझे लॉर्ड ल्यू से ट्रेड कोऑपरेशन करना है। एलिसा बोलती है ठीक है, चलो मेरे साथ। फिर कुछ देर में वो लोग कैसल में पहुँच जाते हैं। ल्यू बोलते हैं मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर आने ही वाली हो, इसलिए मैं निकोले को पहले ही बोल दिया था कि तुम्हारे लिए स्नैक बना दे। जिली अपने मन में बोलती है हे, अपने आप को संभालो, अभी ये बिजनेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर वो बोलती है लॉर्ड ल्यू, चलो पहले बिजनेस का बात करते हैं। ल्यू बोलते हैं ठीक है, बताओ। जिली बोलती है लॉर्ड ल्यू, मैं अपने पापा की तरफ से बोल रही हूँ, मैं आपके साथ फ्रेंडली ट्रेड करना चाहती हूँ, जिससे लार्सन और हैंड इंडस्ट्री का रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया हो जाए। ल्यू बोलता है ठीक है, ये तो नॉर्मल कोऑपरेशन है, क्या इसमें तुम्हारा कोई शर्त है क्या। जिली बोलती है मैं आशा करती हूँ अभी जो मार्केट प्राइस है उसे आप 5% डिस्काउंट में दें हमें सामान। ल्यू बोलते हैं एलिसा की वजह से मैं पहले ही सभी चीज़ों का दाम कम कर दिया हूँ। जिली बोलती है लॉर्ड ल्यू, प्लीज़ मेरी बात सुनिए, हैंड इंडस्ट्री में रहते हुए मुझे आपका कंट्री का ताकत पता चल गया है। आपके पास बहुत ही ज़्यादा एडवांस मशीन है और बहुत ही बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन है जो रॉ मटेरियल को सुरक्षित फैक्ट्री में डिलीवर कर देता है। आपके इक्विपमेंट और प्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया है, इसलिए आपके सामान का दाम बहुत ही कम होता है। आप जितना बनाएंगे उतना ही दाम इसका कम होते जाएगा। आपने जो प्राइस बताया है वो उतना कम नहीं है। ल्यू बोलता है मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना स्मार्ट होगी। जिली बोलती है मेरा रिक्वेस्ट उतना भी बड़ा नहीं है। फिर वो अपने मन में बोलती है सही में मुझे बहुत ही डर लग रहा है, जाने से पहले पापा मुझे ऐसा बोलने के लिए बोले थे जिससे मैं लॉर्ड ल्यू से आराम से नेगोशिएशन कर पाऊंगी, लेकिन लगता नहीं है कि ये काम करने वाला है। पापा मेरे साथ धोखा किए,
लियो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें 5% डिस्काउंट दूंगा और अगली बार मैं तुम्हें 30% भी दूंगा। जिली शॉक्ड होकर बोलती है क्या? लियो बोलता है अगर तुम्हारा कंट्री और वर्कर को मेरे साथ ट्रेड करेगा तो। जिली बोलती है और वर्कर? लियो बोलता है एलिसा के सर में जो है ना डेकोरेशन के लिए है, अगर तुम्हारे पास आयरन और जेमस्टोन हुआ तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। और आबाद वर्कर लोगों का हैंड डायनेस्टी को बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बढ़ाने के लिए। चिंता मत करो, वो लोग स्लेव नहीं रहेंगे, उन्हें अपने काम के लिए पैसा भी मिलेगा। जिली बोलती है वर्कर के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लार्सन में बहुत ही जवान और ताकतवर लोग हैं जो बिना काम के हैं और जैसे उन्हें पता चलेगा वो खुश होकर यहाँ पर आ जाएंगे। और आबाद और का मुझे नहीं पता इस बारे में कि हमारी कंट्री में ये सब है कि नहीं, मुझे वापस जाकर एक बार देखना होगा। लियो बोलता है और बाकी की बातें तुम एनी से कर लेना। एनी बोलती है हे जीनी चलो चलते हैं, हम लोग खाते हुए बात करेंगे। जिली बोलती है ठीक है चलो चलते हैं फिर।